हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेवेंथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में इसका सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे और पूरे एनसीईआरटी जो भी सीबीएसई का बुक है सारे चीजों को कवर करेंगे, ठीक है इसमें। तो आगे जब हम लोग पहले रेस्पिरेशन के बारे में समझते हैं तो पहले सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि आखिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। आखिर सेलुलर रेस्पिरेशन से हम लोग समझते क्या है उसको समझिए। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है बेटा, it is the process in which food is break down into the cell and the releasing of energy। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने डाइजेशन और न्यूट्रिशन इन एनिमल में देखा था कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में वो फूड जाता है हमारा। तो वो फूड से तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा जब तक ऑक्सीजन जाकर, जो हम लोग ऑक्सीजन सांस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, जब तक वो जाकर ब्रेक डाउन ना करे फूड को। तो देखिए बेटा, मान लो कि हम लोग का ये जो पूरा बॉडी है, हम लोग का बॉडी किस चीज से बना है? सेल से बना है, ठीक है। एक छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं हमारे बॉडी में, जो इतना भी ये सब चीज देख रहे हो ना, सारे चीज सेल से बने हुए हैं। तो ये जो बॉडी जब सेल से बना है तो हमारे बॉडी में जो भी फूड का डाइजेशन जब यहाँ पे होता है तो सारा ये ब्लड के थ्रू फूड किस में चला जाएगा? सेल में चला जाएगा। तो ये सेल जो होता है, मान लो कि ऐसा होता है, गोला गोला सेल होता है। तो सेल ये जो है इसमें ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 उसका फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में हमारा फूड जाकर सेल में रहता है। और जब ऑक्सीजन इधर से जाता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम लोग O2 भी कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के अंदर, इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेगा, तब हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ये हमारा रेस्पिरेशन का मेन मीनिंग होता है। अगर आप लोग को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बस इतना समझो कि जो भी हम खाना खाएं, जो भी हम फूड को डाइजेस्ट किए, हमारे हर एक बॉडी के एक एक पार्ट में वो चला गया, फिर जब ऑक्सीजन जाएगा तो उसको ब्रेक डाउन करेगा, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। ऐसे हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इन द इट इज ऑकर इन द सेल। जो रेस्पिरेशन है ना बाबू, अगर रेस्पिरेशन आए या सेलुलर रेस्पिरेशन आए, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे हम लोग रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में? ब्रेक डाउन ऑफ फूड in the cell of the organism and giving us a energy with the help of oxygen is called respiration। ऑक्सीजन की हेल्प से जब हमारे सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है तब हम लोग को एनर्जी मिलता है। उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन बोलने का मतलब क्या है कि ये सेल के अंदर हो रहा है, समझ रहे हो। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या बोल रहा है कि इट इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल एंड टू रिलीज ए एनर्जी। मतलब हमारे सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है, ठीक ना, ऑक्सीजन की हेल्प से। अब कोई पूछेगा क्या कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता कहाँ है? सेल में होता है। आगे क्लास में, हायर क्लास में और पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के अंदर होता है। लेकिन बस अभी हम लोगों को 7th क्लास में इतना ही समझना है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो हमारे सेल के अंदर हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। ऑक्सीजन जा रहा है, फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, इसीलिए हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। इसलिए जब बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है कि अगर ये नहीं लेंगे तो हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बेटा क्या देखते हैं हम लोग? आगे समझना बाबू कि ये रेस्पिरेशन आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होंगे? तो जो रेस्पिरेशन होता है ना बेटा, दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे फर्स्ट वाले के बारे में दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हम आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा। एनारोबिक देख रहे हो, एक होता है एरोबिक, बस इसमें एल लगा दो, एनारोबिक हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो टू टाइप्स के रेस्पिरेशन होता है बेटा, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक, समझे ना। ये दोनों टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। सबसे पहले जो रेस्पिरेशन हम लोगों में कौन सा होता है, सोचने वाली बात है। जो रेस्पिरेशन हम लोगों में होता है उसका नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो बस एकदम आपको क्लियरली समझना होगा कि इट इज अ प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ही उसको बोलते हैं। एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की हेल्प से हो, और एक और रेस्पिरेशन ऐसा जिसमें ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर,
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं ना हम लोग, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, जहां पे अब सिर्फ ऑक्सीजन अवेलेबल हो, समझ गए ना। जैसे हम लोग बिना ऑक्सीजन का सांस ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है। डॉग हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ये सब सारे, या प्लांट भी हो गए, ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को हम देखते हैं, मिथ रहता है कि सर प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। बेटा प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को भी ऑक्सीजन ही चाहिए। ऑक्सीजन गैस ही उसको हवा के लिए चाहिए, समझ रहे हो ना। बस वो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लेता है क्योंकि उसको खाना बनाने में वो मटेरियल हेल्प करता है, समझे। नहीं तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन वैसे ऑर्गेन्स को में होता है जो, ये वैसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। समझ आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये रेस्पिरेशन ऐसा है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस को उसको कोई जरूरत नहीं है। अब समझो, इट इज ऑकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली जो है ना, उनमें यही होता है। इट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या बोले कि फूड हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में जाकर सेल में बैठ जाता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ये होता है। तो ये जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। ग्लूकोज को C6H12O6, ये ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के ही फॉर्म में हमारे फूड में जाके खाना बैठा हुआ है। अब यहां से जब ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज के साथ सेल के अंदर रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्शन होगा? ये केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसे ही हमारा बॉडी थोड़ी गर्म रहता है, बहुत सारे रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे अंदर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाया? यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, देखते हो मुंह से भाप निकलता है तो पानी भी निकलता है और फिर एनर्जी रिलीज होता है बेटा। यहां देख रहे हो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिला तो क्या बना? देखो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिला तो क्या बना हमारा? CO2, वाटर का हम लोग बोलते हैं H2O, वाटर का फॉर्मूला है, और फिर एनर्जी। यही ना है बेटा। तो ये याद रखना कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का है, जहां पे वो रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस से वो हो रहा है और ब्रेकडाउन ऑफ फूड को कर रहा है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में इसको याद रखना, यही हमारे अंदर होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे ह्यूमन सेल है, ऑक्सीजन यहाँ पे गया, इसके अंदर रिएक्शन किया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। जैसे सांस लिए तो ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर गया, और निकाला कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस निकाला। उसके साथ भाप ऐनक के सबके सामने कीजिए, अभी देखो भाप छोड़ रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? वो वाटर भी साथ में निकलता है, फिर एनर्जी रिलीज होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले रेस्पिरेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन आखिर क्या है? ठीक ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीजन का कोई जरूरत ही नहीं है, एयर का प्रेजेंस का कोई जरूरत नहीं है, एयर रहे या ना रहे उसको कोई लेना देना है नहीं। समझना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन एनारोबिक में ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड तो हो रहा है, लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं होता, आप सोचोगे कि भी हम लोगों में होता है बड़ा हाथी सब में, डॉग में नहीं। ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, ये सब में ज्यादा होते हैं। ये कहाँ पे मिलता है? सुनो, इट इज फाउंड इन ईस्ट। ईस्ट जानते हो आप, डोसा ये सब बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, या ब्रेड बनाने के लिए इसका बहुत यूज होता है। ठीक है ना, बियर बनाने, मतलब अल्कोहल ये सब बनाने के लिए उसका। अब देखो, ईस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल्स। अब बोलोगे सर ह्यूमन मसल्स में कहाँ पे? जब मान लो हम लोग बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज ऐसा कर रहे हैं, एकदम फाइटिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे होता क्या है ना कि हमारा देखते हो, जैसे मान लो हम जॉगिंग करके आए, ठीक है, तो दौड़ के जब हम आएंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगा? जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और जब ऑक्सीजन पूरे तरह से हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है ना बेटा, तो वहां पे क्या होता है? बिना ये सब मसल्स है ना, कभी कभी देखे होंगे किसी का व्हाइट व्हाइट इधर इधर मसल्स क्रैम्प हो जाता है, व्हाइट व्हाइट मसल्स क्रैम्प होता है ना, तो वो वही होता है। ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है ना, तो वहां पे लैक्टिक एसिड तैयार हो जाता है।
उसको भी हम समझाएंगे। तो बस समझो कि ह्यूमन मसल्स में भी रिस्पायर एनारोबिकली, ठीक ना। तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या समझे बाबू, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस का होता है, ठीक है। ये ईस्ट में होगा, बैक्टीरिया में होगा, ह्यूमन मसल सेल में होगा, ईटीसी में। अब जैसे ईस्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल, इतना देखो अल्कोहल का बहुत सारा यूज है, सैनिटाइजर बनाने में यूज है, मेडिसिन पर्पस के लिए यूज है, जैसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज है, बहुत सारे उसके यूज है, ठीक है। तो जो अल्कोहल है बेटा, ईस्ट जो है, ईस्ट जो बैक्टीरिया होता है, ईस्ट के सेल में यही एनारोबिक रेस्पिरेशन, यही वाला रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से आपका अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का, समझे। जैसे यहां पे क्या होता है समझना, यहाँ पे होगा आपका, इधर यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है मान लो, ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो गया आपका, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, हो गया, समझे। यहाँ पे देखो ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे अल्कोहल लिखना भूल गया है, ठीक ना, अल्कोहल, ठीक है। तो एनारोबिक, अब अच्छा एनारोबिक रेस्पिरेशन ना, ये तो अल्कोहल वाला हुआ, बैक्टीरिया वाला। अब क्या सुनना, ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, जब हम लोग बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या जिम में डंबल ऐसे ऐसे उठा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, आवर मसल्स रिस्पायर एनारोबिकली टू प्रोवाइड एनर्जी टू द मसल्स। तो होता क्या है ना कि देखो, जितना हम लोग के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है ना, उतना फुलफिल नहीं हो पाता है उस टाइम, जब हैवी एक्सरसाइज करें या जिम में हो। तब होता क्या है कि हमारे मसल्स जो होते हैं वो एनारोबिकली क्या करते हैं, रिस्पायर कर लेते हैं। और जब एनारोबिकली वो रिस्पायर करेंगे ना बेटा, तो वहां पे आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या लिखा है, दिस लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड दैट कॉजेज ए मसल्स क्रैम्प एंड दस बॉडी पेन, पेन इन द बॉडी। उसकी वजह से पेन होगा, मसल्स क्रैम्प होते हैं हमारे। लैक्टिक एसिड, ये जो व्हाइट व्हाइट आप स्ट्रिप टाइप का देखते हो ना, वो क्या है, लैक्टिक एसिड होता है, वही बन जाता है। तो उसको, वो क्या होता है उसमें देखना है, यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज है विथआउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का प्रेजेंस का, ये मसल सेल में, ये वाला रिएक्शन मसल सेल में होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये जो व्हाइट वाला है ना बेटा, इसको रिलीफ पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, या तो मसाज मान लो बॉडी को ऐसे ऐसे मसाज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन वहां तक पहुंचेगा, लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखना बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीदिंग किसको बोलते हैं हम लोग, सांस लेना और सांस छोड़ने को ही क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। इनहेल, इनहेल मतलब क्या होता है बेटा, सांस लेना, क्या किए, इनहेल किए, सांस छोड़े, एक्सहेल किए, किए ना। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैस का अगर बात करें, तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आखिर ऑक्सीजन किस प्रोसेस से हमारे अंदर जा रहा है, ब्रीदिंग से ही जा रहा है, ठीक है। जैसे सांस लिए, सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तब ना जाएगा, तो सांस लेना और छोड़ना को ही ब्रीदिंग बोलते हैं। इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द बॉडी। देखो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो कौन से गैस को सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन को गैस हो लेंगे। और जब एक्सहेल करते हैं तो कौन सा गैस को करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। तो वही बोल रहा है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस लेना, IN, और एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना, निकालना। अच्छा एक चीज नोटिस करना, ये एक लंग्स देखो बाबू, जब सांस लेने टाइम है, और ये कब है, सांस छोड़ने टाइम। नोटिस कर रहे हो इसमें, देखो इसमें क्या दिखा रहा है बाबू, कि जब हम लोग सांस लेते हैं, तुम नोटिस करना बेटा, सांस लिए, सांस लिए तो ये जो रिब है ना हमारा ऊपर गया। देखो जब इनहेल होता है ना, इनहेल, तो रिब्स मूव अप, अपवर्ड, अप एंड आउटवर्ड्स। मतलब जब सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर उठता है, और एक ऐसा चीज है ना इसमें जो नीचे जाएगा, यहाँ पर देखो डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन। डायफ्राम क्या करता है, हमारे एब्डोमेन कैविटी
ये जो पेट वाला कैविटी है ये चेस्ट कैविटी, दोनों को अलग करता है। और दूसरा ये क्या करेगा, ये नीचे जाके एयर स्पेस बढ़ाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर भर सके। समझे? तो जब इतना बस याद रखो कि जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस जब लेते हैं, तो हमारा डायफ्राम जो है नीचे जाता है, देख रहे हो नीचे दिखा रहा है कि नहीं, नीचे जा रहा है इनहेलेशन में, और रिब हमारा ऊपर जा रहा है। ठीक है? और जब सांस छोड़ते हैं ना बेटा, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, जैसे सांस मान लो, देखो सांस लिए, सांस छोड़ दिए, तो देख लो ये नीचे चला गया। सांस छोड़ेंगे तो रिब क्या आ जाएगा, डाउन, मूव डाउन। और ये जो डायफ्राम होता है ना, ये देखो ऊपर चला गया। देख लो कितना ऊपर ऐसे डोम शेफ्ट बना लिया, और इस समय कितना नीचे चला गया था। ठीक है? तो बस इतना याद रखना कि जब हम इनहेल करते हैं तो रिब ऊपर जाता है और डायफ्राम नीचे जाता है, और वही हम लोग जब एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो रिब हमारा डाउन होता है और ये जो डायफ्राम है अप होता है। ठीक है? चलो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बाबू? देखो, वाई वी गेट ए मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। हम बोले ना कि आखिर क्यों मसल्स एक्सरसाइज, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स क्रैम्प आता है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, क्या बोलोगे? द क्रैम्प occurs when the muscle cells respire anaerobically. This partial breakdown of glucose produce the lactic acid. जब ऑक्सीजन का सप्लाई पूरे तरह से सेल में नहीं हो पाता है तो वहां पे पार्शियल ग्लूकोज का डाइजेशन हो जाता है। हम बोले ना कि सेल के अंदर किसका डाइजेशन हो रहा है, क्या है, फूड है, तो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में है, तो उसका पूरे तरह से ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, तो नहीं होगा तो वहां पे लैक्टिक एसिड वो प्रोड्यूस कर देगा, और उसकी वजह से आपका लैक्टिक एसिड वहां पे आ जाता है, मसल्स क्रैम्प आ जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कैन द सेल सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब, क्या कुछ सेल ऐसे हैं जो सरवाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के सेल के? तो यस, सम ऑफ द सेल कैन सरवाइव इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल ईस्ट, ईस्ट जैसे बैक्टीरिया में देखें हम लोग, कैन सर्वाइव इन एरोबिक कंडीशन। ऑल दीज सेल्स डू नॉट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ए एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि सारे सेल को ऑक्सीजन ही चाहिए, बैक्टीरिया ये सब में उसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है? आगे देखो, देखो इस फिगर को समझना बेटा, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो, इनहेल, आप देख रहे हो इनहेल में क्या हो रहा है, जब यहाँ पे देखो सांस नीचे जा रहा है, एयर इज ड्रॉन, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव डाउन। डायफ्राम देख रहे हो नीचे जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो, ये वाला देखो नीचे जा रहा है ना, यहाँ पे डायफ्राम नीचे जा, डायफ्राम मूव्स डाउन एंड द रिब्स मूव अपवर्ड। और रिब्स क्या हो रहा है, देखो ऊपर की ओर ऐसा है कि नहीं, ये वाला एरो देखो, जब सांस लेते हैं ना तो मूव्स, रिब्स ऊपर जाता है, डायफ्राम नीचे जाता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि चेस्ट का एरिया बढ़ सके, चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ सके, जिसकी वजह से एयर अंदर जाए। अब जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तब क्या होता है, जब सांस हम लोग छोड़ते हैं बेटा तब क्या होता है, यहाँ पे देखो, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम मूव इट फ्रॉम इट्स फॉर्मर पोजीशन एंड द रिब्स मूव डाउनवर्ड। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, जैसे सांस लिए, सांस छोड़े तो रिब्स डाउन हुआ, और ये जो डायफ्राम है ना बेटा, ये क्या होगा, अपवर्ड जा रहा है, देख रहे हो कि नहीं, अपवर्ड जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा बेटा। आगे अब हम लोग न्यू टॉपिक देखते हैं, ब्रीदिंग रेट। आखिर ब्रीदिंग रेट क्या होता है? देखो, ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या समझते हो आप खुद से सोचो पहले। ठीक है? तो ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, द नंबर्स ऑफ ए टाइम ऑफ ए पर्सन ब्रीद इन ए मिनट इज टर्म एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में कोई कितने बार इनहेल और एक्सहेल करता है? देखो, इनहेल और एक्सहेल एक साइकिल माना जाता है, वन ब्रीदिंग रेट। एक बार सांस लिया, एक बार सांस छोड़ा, वन ब्रीदिंग रेट। तो आप एक मिनट में कितने बार ब्रीदिंग कर ले रहे हो, उसी को ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज टर्म एज ब्रीदिंग रेट। तो एक एडल्ट, अगर ह्यूमन की बात करें तो हम लोग 15 से 18, 15 to 18 टाइम्स हम लोग एक मिनट में ब्रीदिंग करते हैं, एंड इट इज एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ ए एडल्ट ह्यूमन मैन। एक अगर ह्यूमन का बात करें ना, तो हम लोग 15 से 18 बार ब्रीदिंग रेट करते हैं। आप देखो, न्यू बॉर्न बेबी जब एकदम छोटा सा बच्चा प्यारा सा जन्म लेता है तो कितना, 44 टाइम्स जन्म मतलब रिस्पायर करता है। ठीक है? इन्फेंट जो है 20 to 50 टाइम्स रेस्पिरेशन पर मिनट। जो चाइल्ड है 1 से 7 ईयर के 18 से 30, और एडल्ट 12 से 20।
लेकिन यही अगर हम लोग बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना हम लोग एडल्ट, तो हम लोगों का ब्रीदिंग रेट 18 टू 25 हो जाता है। जब बहुत ज्यादा आप एकदम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लिए कुछ भी, या दौड़ने लगे, तो हम लोग का ब्रीथिंग रेट कितना हो जाएगा, 18 टू 25, हैवी हैवी एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो उसी को ब्रीदिंग बोलते हैं। इनहेल एंड एक्सलेशन इन पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि आखिर हम लोग सांस लेते हैं तो होता क्या क्या है, आखिर कैसे हमारा एयर पास होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो मुंह से भी सांस तो ले सकते हैं ना, क्योंकि हवा यहाँ पे तो नाक दोनों का हॉल तो मिल जाता है, आखिर मुंह से क्यों नहीं सांस लेते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना पुराने लोग कि मुंह से सांस लेने से आपका क्या होता है, एज कम होता है। तो ऐसा उन लोग क्यों बोलते थे। अगर आप इसको साइंटिफिकली सोचो तो आप देखो ना, देखो नोज में क्या होता है, नोज हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, म्यूकस होता है, आपका एक फिल्टर यूनिट जैसा यहाँ पे बैठा रहता है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है ना, नोज के एक और काम है कि वार्म करता है, ठीक ना, एयर को वार्म करता है जिससे अंदर इजी वे में चल जाए, मतलब एयर मिले। तो आखिर मुंह से सांस इसलिए नहीं लेते क्योंकि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल ये सब है वो डायरेक्ट चले जाएंगे बिना फिल्ट्रेशन के। लेकिन अगर नाक से सांस लेंगे तो क्या होगा, यहीं पे वो फिल्टर हो जाएगा। तो आप समझना कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहले, नॉर्मली वी टेक एयर थ्रू आवर नोज, आवर नोस्ट्रिल्स। ये दोनों जो नाक के छेद है ना बेटा, उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। नेजल कैविटी जो खाली जगह है उसको नेजल कैविटी, और ये दोनों नाक के छेद को क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो हमारे जो नोस्ट्रिल है उसके थ्रू हमारे एयर अंदर जाता है। ये जो हमारा नोस्ट्रिल है उसके थ्रू हमारा एयर अंदर जाएगा। एंड वी व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस को लेते हैं, तो क्या होगा, इट पास थ्रू आवर नोस्ट्रिल इनटू द नेजल कैविटी। सांस लिए तो यहां से हमारा नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी के होते हुए हमारे कहा आ गया, ट्रैकिया में। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे इस फिगर को देखो कि यहाँ से नेजल कैविटी है, यहाँ से सांस एकदम लिए तो यहाँ पे आ गया। इसको फेरिंग्स कहते हैं, जहाँ पे दोनों मिलता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स इसको बोलते हैं, इसको छू के देखो, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स यहाँ पे लिखा है ना, इसी को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसी से आप यहाँ पे गनगनाहट होगा, आपका हमेशा एयर प्रेजेंट रहता है। तो नेजल कैविटी से ये इसी के अंदर यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा, फ्रॉम द नेजल कैविटी एयर रीच टू आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाइट कलर का एक ऐसा बना रहता है, ठीक ना। तो ये जो होता है ना, ये ऐसे ऐसे शेप होता है। ये जानते हो कार्टिलेज से बना होता है, समझो। कार्टिलेज, ये देखो कान, ये ऐसे नाक नाक हो रहा है। तो ये जो कार्टिलेज इसलिए बनाता है कि बेटा ये चिपक ना जाए, रिंग टाइप का बना रहेगा कि एयर नहीं रहेगा तो चिपक ना जाए, तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो इसको क्या होगा, ये जब सांस लेते हैं ना हम लोग, रुकना, तो ये जो नोज के थ्रू, ये नोज के थ्रू यहाँ से होते हुए इधर और इधर चला जाएगा। तो इसको तो हम लोग कह दिए नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के थ्रू सांस हमारा गया। उसके बाद कहा गया, ट्रैकिया में। ये ट्रैकिया के एक और नाम है बेटा, विंड पाइप। विंड पाइप, और विंड पाइप के थ्रू लंग्स में चला गया। बात खत्म, इतना ही तक आपको पढ़ना था। तो फ्रॉम द नेजल कैविटी एयर रीचेस टू द लंग्स थ्रू ए विंड पाइप। ये विंड पाइप के थ्रू लंग्स में एयर आ गया। एंड द लंग्स आर द प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स हमारा कहाँ है प्रेजेंट, ये चेस्ट कैविटी में है, इसको हम लोग चेस्ट कैविटी बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो चेस्ट कैविटी प्रेजेंट रहता है, और इसको प्रोटेक्ट किस से रहता है, बाय द रिब्स। ये हम लोग का जो रिब्स है बेटा, वही ना हमारे चेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर रहा है। तो लार्ज मस्कुलर सीट ऑफ द डायफ्राम, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है जो क्या करता है, एक फ्लोर बनाता है चेस्ट कैविटी का। फ्लोर मतलब ये एब्डोमेन कैविटी, अब इसको दूर करेगा। बोले थे ना डायफ्राम सांस लेते हैं तो क्या होता है, नीचे चला जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है। अब फिर से समझना कि जब हम सांस लेते हैं तो नोज, नोस्ट्रिल के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू अंदर जाएगा। ये जो पाइप लेकर यहाँ तक जा रहा है ना नोस्ट्रिल से, उसको विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हैं। और ट्रैकिया से दोनों लंग्स में हमारा ये डिवाइड, मतलब चला जाएगा यार, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं। और कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे देखते हैं हम लोग बेटा। अब देखते हैं आखिर प्लांट कैसे रिस्पायर करते हैं। तो बाबू प्लांट जो है ना, प्लांट के पास तो कोई नाक नहीं है, लंग्स नहीं है, तो वो कैसे रिस्पायर करेगा। तो प्लांट रिस्पायर थ्रू देयर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमाटा। ये देख रहे हो पत्ता,
पत्ता के ऊपर एक छोटा छोटा पोस्ट टाइप का डॉट 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 टाइप का रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। तो ये स्टोमाटा के थ्रू प्लांट क्या करता है? सांस लेता है। ये पोर्स के थ्रू। ये तो पत्ता का बात हुआ, प्लांट अपना पूरा बॉडी पार्ट से सांस लेता है। अब लीव्स, जैसे मान लो कि इतना मोटा तना है, ठीक ना, मोटा सा मान लो तना है, तो यहाँ जो तना है इसमें क्या होता है? लेंटिकल्स होते हैं। देखो पत्ता में स्टोमाटा, लीव्स में लेंटिकल्स के थ्रू ये सांस लेंगे, समझे? और अब क्या बोल रहा है कि जो इस प्लांट रिस्पायर थ्रू द टिनी पोर्स ऑन द लीव्स सरफेस इज कॉल्ड स्टोमाटा। इसके लीव्स के सरफेस पे होता है, उसी से देख रहे हो ऑक्सीजन इसमें जा रहा है, ठीक ना। अब मत बोलना कि कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बस खाना बनाने के लिए लेता है, तो ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। इसीलिए बोला था कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। ऑक्सीजन इंटर थ्रू द प्लांट इन द कार्बन डाइऑक्साइड लीव द प्लांट थ्रू दिस पोर्स। तो ऑक्सीजन इसी के थ्रू अंदर जाएगा प्लांट में, स्टोमाटा के थ्रू, और स्टोमाटा के थ्रू ही निकलता है। अब जो रूट है ना बेटा, रूट भी सांस लेता है। जैसे ये मान लो रूट है, यहाँ पे देख लो कि सोयल पार्टिकल है, यहाँ पे एक मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी है, बीच में जो स्पेस होता है ना, ये देख लो रूट हेयर है। तो रूट हेयर के थ्रू प्लांट रूट से सांस लेता है। इसीलिए गमला इस समय पूरे तरह से पानी नहीं भरना चाहिए, भरोगे तो प्लांट मर जाएगा। उतना ही रखो जितना पे उसको पानी का रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग खुशी में क्या करते हैं, पूरा भर देते हैं उसमें, तो पूरा भरोगे तो प्लांट क्या होगा बेटा? मर जाएगा। तो पूरे तरह से उसको नहीं भरना चाहिए। समझ आ रहा है ना आपको? चलो, तो ये देख लिए हम लोग कि प्लांट के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमाटा के थ्रू एयर लेता है, निकालता है, या और जो स्टीम होता है उसमें लेंटिकल्स होते हैं, और रूट से रूट हेयर के थ्रू जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे जमीन भी है, मिट्टी भी है, तो उसके अंदर भी तो एयर पार्टिकल एयर है, उस बीच बीच में पार्टिकल्स के, तो इसीलिए वहां से वो सांस लेता है, ठीक ना। अब देखो ब्रीदिंग इन अदर एनिमल। आखिर अदर एनिमल कैसे सांस लेते हैं? देखो मोस्ट ऑफ द एनिमल यूज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम सच एज लंग्स, ट्रैकिया और गिल्स फॉर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अलग 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 यूज करेगा। जब हम लोग बात करें कि स्किन से कौन सांस लेता है, तो फ्रॉग, जो बेंग है बेटा, उसके पास लंग्स भी होते हैं और स्किन भी होता है, तो पानी में स्किन से सांस लेगा, और लंग्स से जमीन पर। जैसे ये हो गया जोंकटी, अर्थवर्म। तो देखो स्किन से अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। ये जो जोंकटी है ना, अपने स्किन से सांस लेता है। स्किन जो होता है अर्थवर्म का ना, जोंकटी का, वो मॉइस्ट होता है, स्लाइमी ऑन टच होता है, तो गैसियस एक्सचेंज इजिली पास थ्रू देम। इसी से एयर अंदर घुस जाता है, फिर निकल भी जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। थ्रू द फ्रॉग, फ्रॉग के पास क्या होता है? लंग्स होते हैं। फ्रॉग के पास लंग्स होता है, बेंग के पास। लेकिन फ्रॉग जब पानी में होता है ना, तो वो मॉइस्ट स्किन से अपना सांस लेता है, ठीक ना। फ्रॉग जब पानी में होगा तो अपना मॉइस्ट स्किन से सांस लेगा। अब देखते हैं बेटा हम लोग ट्रैकिया, इंसेक्ट आखिर कैसे सांस लेते हैं। इंसेक्ट वाला बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप ध्यान से एकदम इसको समझना। देखो ये जो ट्रैकिया है, कॉकरोच है, कॉकरोच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रैकिया है, यहाँ पे ट्रैकिया है, ये पूरा सिस्टम रहता है, ठीक ना। तो इसके छोटे, उसके बॉडी से ना छोटे छोटे यहाँ देखो पोर्स निकले रहते हैं, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, इसको कहते हैं स्पेरिकल्स। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स। तो जैसे क्रास कॉकरोच हो गया, ये ग्रास ऊपर का ये फोटो है, या अदर इंसेक्ट है, इनके बॉडी के ऊपर स्मॉल ओपनिंग होते हैं, तो इसी स्मॉल ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स। उनके बॉडी जो सरफेस है ना, उसका किनारे 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 किनारे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो साइड साइड में, साइड साइड में छोटे छोटे पोर, उसको स्पेरिकल्स बोलते हैं। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पेरिकल्स। तो इसी छोटे छोटे जो छेद है ना बॉडी के साइड साइड में, उसको स्पेरिकल बोलेंगे। अब इसी के थ्रू अंदर हवा चला जाएगा, ठीक है। और ये जो नेटवर्क जैसा पूरा देख रहे हो, नेटवर्क जैसा ट्यूब रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकियोस। ट्रैक यहाँ पे देख लो पूरा है ना, ट्रैकिया, ट्रैकिया बोलते हैं उसको। इसी के थ्रू, इसी में जाएगा, स्पेरिकल से ट्रैकिया में जाएगा, और ट्रैकिया में ही गैस का क्या होगा? एक्सचेंज होगा इन लोगों में। क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू द स्पेरिकल्स, स्पेरिकल्स के थ्रू, ये देखो छोटे छोटे साइड में जो हॉल है, छेद है, उसके थ्रू अंदर जाएगा ट्रैकियल ट्यूब में, ये पूरा ट्यूब है, ट्रैकियल ट्यूब में जाएगा, और डिफ्यूज इन द बॉडी टिश्यू, और रीच टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक सेल में इसी थ्रू पहुंच जाएगा। सिमिलरली इसी थ्रू कार्बन, यही छेद से कार्बन डाइऑक्साइड भी स्पेरिकल्स के थ्रू ही बाहर निकलता है। इसके पास नाक को कुछ ऐसा नहीं होता है, ये बॉडी के साइड में एक छोटा सा छेद छेद होता है किनारे किनारे, उसको स्पेरिकल्स बोलते हैं। स्पेरिकल से ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया को एयर ट्यूब भी बोलते हैं, और एयर ट्यूब में जाने के बाद यहीं पे गैस जाएगा भी, यहीं से एक्सचेंज होकर स्पेरिकल से निकल भी जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो फिश कैसे सांस लेता है। फिश किससे सांस लेगा? गिल से।
तो गिल्स कैसे लेता है? देखो जो पानी अवेलेबल होता है, अरे पानी में जो फिश होता है, देखते हो आप एक्वेरियम हमेशा बुलबुला फेंकते रहता है, या नदी ई सब में भी तो इकोसिस्टम होता है। चाहे आप कहीं जाओगे ना तालाब ई सब में जहाँ मछली बिकता है, बगल में ऐसे ऐसे डंडा से चलाता रहेगा जिससे ऑक्सीजन इसमें डिजोल्व होते रहे। तो जो गिल्स होते हैं ना, क्या होता है, गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, दे आर हेल्प इन ए ब्रीदिंग ऑफ ए फिश। फिश को ये हेल्प करते हैं। होता क्या है, जब पानी यहाँ से गिल्स के थ्रू जाता है ना, तो जो भी पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना, उसी से ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसी के थ्रू क्या करेंगे, सांस लेंगे। अब वैसे ही जो सिर्फ मान लो कि बेटा जैसे गॉट ये सब है, काऊ है, ये सब हम ही लोग के थ्रू सांस लेते हैं ना, हम ही लोग जैसे सांस लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं ना, वैसे ही ये सब सांस लेते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए रखते हैं, यही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, ठीक ना। गिल्स यहाँ से देखो पानी जाएगा, और पानी जब जाएगा ना, तो यही जो डिजोल्व है एयर, उसी से वो लेता है, और सब ये सब इंसेक्ट लंग्स से साइन लेता है। ओके, थैंक यू सो मच ना, बाय बेटा।